जय हिंद साथियों। चलिए हम आज केंद्रीय बजट 2026-27 को देखते हैं। आज हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे और आपको हम नेक्स्ट क्लास में पूरे डिटेल्स में अलग से हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसे आपका अभी हम 72वें बीपीएससी के लिए जो करेंट अफेयर क्लास स्टार्ट किए हैं, 72वें बीपीएससी के लिए जो आपका करेंट अफेयर क्लास स्टार्ट किए हैं, उसमें आपको हम पूरे डिटेल्स में बजट पर चर्चा करेंगे। तो आज हम सिर्फ एमसीक्यू प्रश्न के थ्रू अब बजट को देखने वाले हैं। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हमारा पहला प्रश्न है, इसमें प्रश्न के थ्रू हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें मेरा पहला प्रश्न है कि 1 फरवरी 2026 को निर्मला सीतारमण ने कौन सी बार लगातार बजट पेश की है। निर्मला सीतारमण ने लगातार कौन सी बार बजट पेश किए हैं, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो याद रखना चाहिए, ये आपका लगातार 8वीं बार बजट पेश की है, लगातार 8वीं बार बजट पेश की है और ये सबसे अधिक बार लगातार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। क्वेश्चन आपका है कि निर्मला सीतारमण ने लगातार बजट पेश करने के मामले में किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, किसका रिकॉर्ड तोड़ा है। ये तोड़े आपका मोरारजी देसाई के। ठीक है, मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड था जो लगातार 6 बार बजट पेश किए थे। ध्यान रखिएगा, हम जो हम बोल रहे हैं ना उस पर ध्यान दीजिए। लगातार जो है वो 6 बार बजट पेश किए थे मोरारजी देसाई। ठीक है, इसका रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण ने लगातार 8 बार बजट पेश करके तोड़ दिया है। ठीक है, लेकिन अभी भी सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है वो मोरारजी देसाई के पास ही है और उन्होंने 10 बार बजट पेश किए हैं। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, तो देखो दोनों में अंतर यही है कि मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बार बजट पेश किया था। ठीक है, और टोटल जो है वो 10 बार बजट पेश किए हैं। अभी निर्मला सीतारमण जो है वो लगातार 8 बार बजट पेश किए हैं। ठीक है, लगातार 8 बार बजट पेश किए। तो लगातार में देखा जाए तो मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड टूटा है, लेकिन कुल कहा जाए कि कुल सबसे अधिक बार बजट पेश किसने किया है, तो ये होगा आपका मोरारजी देसाई। ठीक है, समझिए दोनों में अंतर है। चलिए आगे देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2026 को पेश किए गए बजट का कुल अनुमानित व्यय क्या है, यानी बजट का आकार क्या है। आपसे पूछे कि इसमें बजट का आकार क्या है, तो याद रखिएगा ये है आपका 53.47 लाख करोड़। 53.47 लाख करोड़ है इस बार का बजट। ठीक है, जो पिछले साल के पिछले बजट से 7.7% अधिक है। ठीक है, पिछले बजट से कितना अधिक है, तो 7.7% जो है अधिक है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 4। क्वेश्चन 4 है, केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा का अनुमान क्या लगाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीपीएससी ना ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, बीपीएससी जो है ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये है आपका जीडीपी का 4.3%, जीडीपी का 4.3% अनुमानित है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जीडीपी का 4.3% अनुमानित है। और आपको याद होना चाहिए पिछले बजट में, यानी बजट आपका 25-26 में जो है ये आपका जीडीपी का कितना परसेंट था, तो ये आपका राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% था। ठीक है, और इस बार जो है ना इससे घटा दिया है और घटा करके 4.3% राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया है, यानी राजकोषीय घाटा पिछले वित्त वर्ष की अपेक्षा कम हुआ है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जीडीपी का 4.3% है, जीडीपी की बात करें। ठीक है, परसेंटेज में बात करें तो कम हुआ है, ध्यान रखिएगा परसेंटेज में कम हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इस बार जो आपका है 26-27 का बजट है उसमें राजकोषीय घाटा आपका जीडीपी का 4.3% अनुमानित है। आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार वित्त वर्ष 26-27 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है। अब देखिए इससे पहले जो हम प्रश्न देखे हैं ना उसमें क्या था, परसेंटेज में था,
लेकिन इसमें क्या है, इसमें वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है, समझ रहे हैं। तो दोनों प्रश्न में अंतर है। तो ये आपका है, ध्यान रखना, ये है, ये आपका 16.96 लाख करोड़, कितना है, 16.96 लाख करोड़ इस बार राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और आपको हम बता दें कि यदि आप और चाहते हैं पूरे डिटेल्स में पढ़े, ठीक है, और डिटेल्स में पढ़े, तो आपको बता दें कि 72वें बीपीएससी के लिए हम करेंट अफेयर क्लास स्टार्ट किए हैं। इसमें हम पूरे डिटेल्स में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें पूरे डिटेल्स में आपको हम करेंट अफेयर पढ़ाएंगे 72वें बीपीएससी वाले क्लास में। ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो यदि आप चाहते हो कि आपका करेंट अफेयर मजबूत हो, ठीक है। क्योंकि देखो इस क्लास में क्या करेंगे, जैसे अभी आपका बजट है, तो इस तरह से आपको क्लास नहीं करवाएंगे, उसमें पूरे डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज क्या क्या इसमें प्रावधान किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, सारा का सारा आपका क्वेश्चन उसमें रहेगा स्टेटमेंट बेस्ड, ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन उसमें नहीं रहेगा, ठीक है, या मैच द कॉलम प्रश्न रहेगा। तो अंतर है, ये जो अभी हम क्लास आपको करवा रहे हैं, जैसे पहले हम करवा रहे थे, ये तो क्लास आपका चलेगा ही, ये यूट्यूब पर आपका मंथली या आपका यानी वीकली ये क्लास आपका चलते रहेगा, ठीक है। और ये जो हम स्टार्ट किए ना 72वें बीपीएससी के लिए, तो उसमें कुछ खास है, ठीक है, उसमें पूरे हम डिटेल्स में क्लास आपको करवाने वाले हैं। उसमें पूरे हम स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको कराएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा या मैच द कॉलम प्रश्न रहेगा, ठीक है, यानी जो हार्ड लेवल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यही अंतर है दोनों क्लास में, यही अंतर है। ये तो आपका क्लास चलेगा ही, नॉर्मल क्लास जो अभी चल रहा था वन डे एग्जाम के लिए। 72वीं बीपीएससी लिख जाती है। हाँ, मेरा जो आपका करेंट अफेयर है ना, भले ही आपको हम पीटी के लिए पढ़ाएंगे, लेकिन आपको ये मेंस में भी काम आएगा, इतने अच्छे से आपको क्लास करवाया जाएगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि 72वीं बीपीएससी में आपका मार्क्स अच्छा आए, तो आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हो 72वीं बीपीएससी के लिए। कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको LK क्लासेस ऐप पर, ठीक है। हमारा ऐप है LK क्लासेस ऐप, उस पर जाइए, ये क्लास आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन क्या है आपका, अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय बजट 26-27 के आंकड़े के अनुसार वर्ष 25-26 के लिए संशोधित अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन किसका है, तो ये आपका पिछले बजट का पूछा जा रहा है, ठीक है, पिछले बजट का पूछा जा रहा है। यानी देखो संशोधित जो है 25-26 बजट में राजकोषीय घाटा कितना परसेंट अनुमानित था, ये प्रश्न है। तो ये था आपका 4.4%, 4.4%, यानी जीडीपी का 4.4%। और यही प्रश्न हम पूछे अभी आपका 26-27 बजट के अनुसार, इसमें कितना रखा है अनुमानित, ये आपका है 4.3%, जीडीपी का 4.3% आपका अनुमानित है 26-27 बजट में, और 25-26 बजट में आपका ये अनुमानित है 4.4%। दोनों क्वेश्चन अलग है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका 7 है, केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार सरकार ने कुल कितने रुपए खर्च का अनुमान लगाया है। अब देखो यहाँ पर पूरे आपको जो बजट है, बजट का आकार है, वो आपको याद रखना है। ये कितना है, ये आपका 53,47,315 करोड़, इसको ध्यान रखना है, डाटा को ध्यान रखना है। 53,47,315 करोड़ ये आपका बजट का आकार है, ठीक है। तो यदि आपसे पूछे कि केंद्रीय बजट आपका 26-27 का आकार क्या है, तो आपको यही याद रखना है कि 53,47,315 करोड़ है इस बार का बजट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम। मेरा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन करा है, केंद्रीय बजट 26-27 का कुल अनुमानित व्यय पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से की तुलना में कितना % अधिक है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि इस तरह से पूछे कि इस बार का जो बजट है 26-27 का, वो 25-26 के तुलना में कितना % अधिक है। ये है आपका 7.7%, 7.7% जो बजट है, बजट में वृद्धि हुआ है, ठीक है। बजट के आकार में कितना वृद्धि हुआ है, तो 7.7%। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन कर रहा है, केंद्रीय बजट 26-27 के आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार सरकार का कुल अनुमानित राजस्व व्यय कितना है। देखो आपको पता है कि व्यय दो तरह का होता है, एक होता है आपका राजस्व व्यय और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जा रहा है आपका कि राजस्व व्यय कितना है, राजस्व व्यय कितना है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 41, आपका होगा 41 लाख
25,494 करोड़। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। बस 41 याद रखो, ठीक है, 41 आप याद रखो, 41, ठीक है। 41,25,494 करोड़ जो है ये आपका यानी राजस्व व्यय है। क्या है? राजस्व व्यय है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 26-27 में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कुल अनुमानित पूंजीगत व्यय कितना रखा गया है? पूंजीगत व्यय कितना रखा गया है? तो ध्यान रखना ये है आपका पूंजीगत व्यय है, ध्यान रखना ये आपका है, सॉरी, ये आपका है 12,21,821 करोड़, ठीक है, 12,21,821 करोड़ है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो देखो केंद्रीय बजट जो हम पढ़ते हैं ना, उसमें आपका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सारा हम शामिल किए हैं। अब आपका इस तरह से प्रश्न नहीं आते हैं कि किस पर कितना खर्च किए हैं। अब प्रश्न आता है आपका यानी योजना पर, कि किस योजना पर कितना खर्च किए हैं। ऐसे प्रश्न अब आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आपको उसी पर ध्यान देना है जो आपको योजना से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन क्या आपका? आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका 11 है कि केंद्रीय बजट 26-27 के बजट का अनुमानों के अनुसार राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कितना परसेंट रहने का अनुमान है? क्या पूछ रहा है? राजस्व घाटा जो है कितना परसेंट रहने का अनुमान है? तो ये होगा आपका 1.5%। क्या होगा? 1.5% जो है आपका राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 12 है। केंद्रीय बजट 26-27 के आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी यानी रियल जीडीपी वृद्धि दर लगभग कितना परसेंट रहने का उम्मीद है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो है ना, क्या कर आपका रियल जीडीपी करा, ठीक है, रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी आपको पता हुआ आधार वर्ष पे निकालते हैं, ठीक है। तो आधार वर्ष पर जो आपका रियल जीडीपी है इसका अनुमान कितना है? इसका अनुमान लगा है आपका 7%, ठीक है। रियल जीडीपी का अनुमान कितना परसेंट लगा है? 7%। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 26-27 में राजकोषीय गणित और कर राजस्व की गणना के लिए नाम मात्र जीडीपी यानी नॉमिनल जीडीपी वृद्धि कितना परसेंट होने का अनुमान है? देखो नॉमिनल जीडीपी होता है ना नाम मात्र का, उसको हम यानी वर्तमान के करेंट ईयर पर क्या करते हैं? काउंट करते हैं। वर्तमान ईयर पर हम काउंट करते हैं, जो अभी वित्त ईयर चल रहा है ना उसके इसी के आधार पर जो काउंट करते हैं उसको बोलते हैं हम क्या? तो नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, नाम मात्र का जीडीपी। एक होता है रियल जीडीपी, जो हम पिछला क्वेश्चन देखे थे। ये जो क्वेश्चन देखे हैं ये क्या है? देखो ये आपका रियल जीडीपी है, वास्तविक जीडीपी, उसको हम आधार वर्ष पर काउंट करते हैं। तो इसका अनुमान है आपका 7%। लेकिन जो नाम मात्र का जीडीपी है ना उसका अनुमान आपका लगाया गया है 10.5%। कितना? 10.5%। और आपको बता देते हैं कि कहीं कहीं आपको ना इस यहाँ पर 10% दे रहा है, ठीक है, लेकिन 10.5% आपका सही है। 10.5% क्या आपका सही है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 10% नहीं होगा, 10.5% होगा, ठीक है, ये सही डाटा है। ऐसे भी मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ या कोई भी डाटा आपको बताता हूँ करेंट अफेयर का ना, तो पूरे सर्च के साथ, ऐसे नहीं कुछ भी आपको बता देंगे, ठीक है। इसलिए कहीं कहीं यहाँ पर गलत दिया है, आप 10.5 ही याद रखना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका केंद्रीय बजट 26-27 के अनुमानों के अनुसार भारत का ऋण से जीडीपी का अनुपात कितना रहने का अनुमान है? कितना रहने का अनुमान है? तो ये है आपका 55.6%। कितना है? 55.6% रहने का अनुमान है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और यहीं पर एक लक्ष्य भी घोषित किया है केंद्र सरकार ने इस बार। देखो अगला प्रश्न यही है आपका। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक केंद्र सरकार के ऋण जीडीपी अनुपात का लगभग 50% की सीमा तक लाने का लक्ष्य रखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी 50% से कम करने का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा आपका 2030-31 वित्त वर्ष। 2030-31 वित्त वर्ष तक ये घोषणा किया है कि हम
31 वित्त वर्ष तक हम ये जो आपका ऋण और जीडीपी का जो अनुपात है वो हम 50% से कम लाने का कोशिश करेंगे, और ये घोषणा आपका इस बार बजट में किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय बजट 26-27 में प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट रहने का अनुमान है। प्राथमिक घाटा कितना परसेंट रहने का अनुमान है, तो याद रखना ये है आपका 0.7%। ठीक है, 0.7% जो है ये आपका प्राथमिक घाटा रहने का अनुमान है। हालांकि आपका यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या है, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 26-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए कुल कितना रुपए का आवंटित किया गया है। यानी इस बार का बजट में रक्षा पर, डिफेंस पर कितना खर्च करने का लक्ष्य रखा है, तो ये है आपका ध्यान रखना 7.85 लाख करोड़। 7.85 लाख करोड़ जो है इस बार रक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट, क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय बजट 26-27 में शिक्षा मंत्रालय के कुल कितने रुपए आवंटित किया है। यानी इस बजट में जो है वो शिक्षा पर खर्च करने के लिए कितना बजट रखा है, तो ये रखा आपका ध्यान रखना 1.39 लाख करोड़। 1.39 लाख करोड़ शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय बजट 26-27 में भारतीय रेलवे के लिए कितने राशि आवंटित किया है। अब यहाँ पूछा जा रहा है आपका कि रेलवे के लिए कितना बजट आवंटित किया है, तो रेलवे के लिए ध्यान रखना ये आपका होगा 2,81,377 करोड़। 2,81,377 करोड़ का बजट जो है वो रेलवे के लिए रखा गया है। ठीक है, रेलवे के लिए 2,81,377 का बजट रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। देखो अब जो क्वेश्चन बनता है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब जो आप देखिएगा बीपीएससी का खास करके एग्जाम पैटर्न ना, तो अब ये आपको डाटा नहीं पूछते हैं, अब आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं कि इस बजट में किसके लिए क्या प्रावधान हुआ है, कौन सा नई योजना शुरू हुआ है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न अब ज्यादा आता है, अब डाटा से कम प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा, क्वेश्चन ये है कि केंद्रीय बजट 26-27 की, केंद्रीय बजट 26-27 की मुख्य थीम या मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है। आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि केंद्रीय बजट 26-27 का थीम क्या है। ठीक है, इसका थीम क्या है, तो ध्यान रखना इसका थीम है विकसित भारत 2047 के लिए 3 कर्तव्य। ठीक है, इसका थीम है विकसित भारत 2047 के लिए 3 कर्तव्य, और इसमें 3 कर्तव्य क्या होगा इसका डिटेल्स चर्चा हम जो अलग से क्लास कराएंगे 72वीं बीपीएससी के लिए डिटेल्स में, उसमें आपको हम समझाएंगे पूरे डिटेल्स से। ठीक है, तो फिर आपको बता दें कि यदि आप चाहते हैं कि 72वीं बीपीएससी में आपका करेंट अफेयर मजबूत हो, अच्छा मार्क्स आए, तो आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पूरे डिटेल्स में हम पूरे टॉपिक को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और 72वीं बीपीएससी का आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है, आप देख चुके होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। चलिए जुलाई में आपका एग्जाम है 72वीं बीपीएससी का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आपका क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन करा है केंद्रीय बजट 26-27 में भारत को ग्लोबल बायोफार्म मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए किस नई योजना की शुरुआत की है। ऐसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, ऐसे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिए। करेक्ट, केंद्रीय बजट 26-27 में भारत को ग्लोबल बायोफार्म मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कौन सी नई योजना शुरू की है, कौन सी नई योजना शुरू की है, तो ये कि आपका ध्यान रखना आपका होगा बायोफार्मा शक्ति। ठीक है, बायोफार्मा शक्ति मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की है। बायोफार्मा शक्ति मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय बजट 26-27 में भारत की तकनीकी संप्रभुता सुनिश्चित करने और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने के लिए किस मिशन की दूसरे चरण की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इस मिशन का उद्देश्य हम आपको इस क्वेश्चन में ही ऐड कर दिए। ठीक है, मेरा प्रश्न बनाने का एक तरीका और भी है बेहतरीन, कि जो प्रश्न का
जो इसका उद्देश्य रहता है ना, उस उद्देश्य को हम प्रश्न में ही शामिल कर देते हैं। अब देखो, ये आपका मिशन शुरू हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये देखिए प्रश्न में ही दिया हुआ है। क्या उद्देश्य है? तो तकनीकी संप्रभुता सुनिश्चित करने और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने के लिए ये मिशन शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य जो है ना, आपके प्रश्न में ही यहाँ दिया हुआ है। तो उस तरह से प्रश्न को हम बनाते हैं, ठीक है। ये प्रश्न कहीं बुक में आपको नहीं मिलेगा, सारा प्रश्न मैं खुद से डिजाइन करता हूँ, खुद से ऑप्शन डिजाइन करता हूँ, खुद से प्रश्न का लैंग्वेज डिजाइन करता हूँ, ठीक है। मेहनत लगता है, इसलिए कहेंगे वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल पर यदि नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 23 है कि बजट 26-27 में कुल कितने नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की है, ठीक है। कुल कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की है, ठीक है। तो ये किया आपका, ध्यान होगा आपको 7, ठीक है। ये 7 किया है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 26-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 5 वर्षों में कितने नए राष्ट्रीय जलमार्ग की संचालित करने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय जलमार्ग की संचालित करने का लक्ष्य रखा है, ये रखा आपका 20, ठीक है। यानी अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते क्वेश्चन आपका 25 है, केंद्रीय बजट 26-27 में प्रस्तावित भारत विस्तार, देखो भारत विस्तार पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। ये सभी प्रश्न जो है ना, जो इस बार केंद्रीय बजट में योजना जो लॉन्च हुआ है ना, नई नई योजना, इससे संबंधित प्रश्न है। और ऐसे ही प्रश्न अभी आपके एग्जाम में आते हैं, आप देख लीजिए। कोई भी एग्जाम का भी ट्रेंड देखिए, ठीक है, खास करके पीसीएस, ठीक है। तो कोई भी स्टेट का पीसीएस हो, इसी टाइप का प्रश्न आपको पूछते हैं। अब डाटा वाले प्रश्न नहीं पूछते हैं कि कितना बजट था, कितना किस पर खर्च किया गया है, वो क्वेश्चन वन डे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, उस एग्जाम में आते हैं। आपके पीसीएस एग्जाम में इस तरह के प्रश्न अब नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान यहाँ पर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है, केंद्रीय बजट 26-27 में प्रस्तावित भारत विस्तार पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत विस्तार पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है किसानों को बहुभाषी एआई आधारित कृषि परामर्श सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो भारत विस्तार का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है किसानों को बहुभाषी एआई आधारित कृषि परामर्श सेवाओं प्रदान करना, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन करा है, केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार पूर्वोदय पहल के तहत भारत के 5 पूर्वी राज्यों में कितने नए पर्यटन स्थल विकसित करने की घोषणा की है। तो 5, ठीक है। यानी प्रत्येक राज्य में एक नए पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। ये घोषणा आपका इस बार के बजट में किया गया है, ठीक है। इस बार के बजट में किया गया है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 27 है, नया आयकर अधिनियम 2025 पूरे भारत में कब से प्रस्तावित होगा, ठीक है। नया आयकर अधिनियम जो है वो कर रहा है कब से पूरे भारत में जो है वो लागू होगा। तो पहले ये ध्यान रखिए, ये जो आपका नया आयकर अधिनियम है 2025, वो किसको प्रस्तावित करेगा, यानी किसको विस्थापित करेगा, ठीक है। यानी इससे पहले कौन सा आयकर अधिनियम था। तो ध्यान रखना, इससे पहले आपका 1961 का आयकर अधिनियम था, ठीक है। 1961 का आयकर अधिनियम था, जिसको आपको यानी उसको प्रतिस्थापित कर रहा है नया आयकर अधिनियम 2025, ठीक है। और ये जो आपका है ना 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा। क्या होगा, 1 अप्रैल 2026 से है ना, ये आपका क्या होगा, स्टार्ट होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यानी लागू होगा। नया आयकर अधिनियम जो है वो आपका 1 जुलाई 2026 से क्या होगा, लागू होगा। इस चीज को ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की प्राप्तियां को उनके प्रतिशत योगदान के आधार पर सही घटते हुए क्रम में पहचानिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में पिछले बार आया था, जब आपको पिछला बजट करवाए थे, ठीक है। तो बीपीएससी अब ना अच्छे प्रश्न पूछ रहा है,
अब फैक्चुअल प्रश्न नहीं पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अच्छे प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ से प्रश्न आया भी था, हमने पहले प्रश्न करवाया भी था इसी तरह से, ठीक है। तो मेरे क्लास का यही आपको फायदा है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वही करवाते हैं, दूसरे की तरफ फालतू क्वेश्चन नहीं करवाते हैं कि बस क्वेश्चन की संख्या बढ़ाना है किसी तरह से। तो बढ़ाने के लिए तो हजारों प्रश्न बन सकता है बजट से, लेकिन जो प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा वो प्रश्न आपको सिर्फ यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न ये कर आपका कि भारत सरकार की प्राप्तियां, इस बार का जो बजट में प्राप्तियां है उसको प्रतिशत के योगदान के आधार पर कराए घटते हुए क्रम में सजाने के लिए, ठीक है। तो ये इस प्रश्न को बनाने से पहले चलिए हम पूरे इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसका चार्ट के माध्यम से हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपका प्राप्तियां है, देखो क्या कह रहा है, रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ से आता है, तो ये तो आपका प्राप्तियां है, रुपया कहाँ से आता है। देखो सबसे अधिक देखेंगे ना, इसमें थोड़ा सा मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है, ठीक है, थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में गड़बड़ की है, तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप समझ जाइएगा। चलो मेरे पास है ऐसे पीडीएफ, तो इसमें जो बनाया गया ना उसमें थोड़ा सा धुंधला है, तो मैं आपको बता दूँ। देखो ये आयकर है, ठीक है, ये जो लिखा है ना ये आयकर है, मैं लिख देता हूँ, इसको सही करता हूँ, ठीक है। ये क्या है आपका आयकर है, आयकर है, ये कितना परसेंट है, तो ये आयकर आपका 21% है, आयकर आपका 21% है। ये आयकर है। फिर देखो सबसे अधिक आपका क्या है, तो सबसे अधिक प्राप्ति उधार और अनिदेयता है, ये है आपका उधार और अनिदेयता कितना है 24%। तो मैं लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, उधार एवं अनिदेयता ये कितना परसेंट है, ये आपका 24%। तो सबसे अधिक यही आपका है 24% रुपया कहाँ से आता है, ठीक। उसके बाद आपका है आयकर, सेकेंड पर आपका आएगा क्या आयकर, तो ये आपका आएगा फर्स्ट पर और ये आपका आएगा सेकेंड पर। उसके बाद हम देखें तो उसके बाद आपका है निगम कर 18%, ये जो आपका है ये आपका निगम कर है, इसको सही से लिख देता हूँ क्योंकि साफ साफ नहीं दिखा रहा है। तो निगम कर आपका कितना है 18% है, तो ये आपका थर्ड पर आएगा, ठीक है, ये आपका थर्ड स्थान पर आएगा। उसके बाद हम देखें इसमें, तो उसके बाद आपका क्या है, तो जीएसटी है, जीएसटी कहाँ पर है आपका है जीएसटी 15%, यहाँ देखो जीएसटी अन्य है, ये है आपका कितना 15%, ठीक है। तो इसके बाद आपका चौथे स्थान पर आता है क्या जीएसटी, चौथे स्थान पर क्या आएगा जीएसटी आएगा। उसके बाद आपका आता है सॉरी गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व कहाँ पर है, तो ये आपका गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व ये आपका है, ठीक है, ये आपका है 10%, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए इस चार्ट को, ठीक है, इस चार्ट से आप इस क्रम को सजा सकते हैं घटते हुए क्रम में। तो सबसे अधिक क्या है आपका रुपया कहाँ से आता है, सबसे अधिक कहाँ से आते हैं उधार एवं अनिदेयता से आते हैं 24%। उसके बाद देखो तो आपका आता आयकर, आयकर से 21% भारत सरकार को मिलते हैं। उसके बाद आपका है निगम कर 18%, उसके बाद आपका है जीएसटी कितना है 4%, सॉरी जीएसटी कितना है 15%, ठीक है। तो बस ये चार ही याद रखिए, आप चार को मैच कर लेंगे तो आगे आपको जितना भी दिया रहेगा मैच हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब हम इससे प्रश्न को देखते हैं, जो आपका प्रश्न था, ठीक है, ये प्रश्न था ना कि प्राप्तियां, ठीक है, घटते हुए क्रम में। तो हम क्या देखे थे, सबसे अधिक था आपका उधार एवं अनिदेयता, उधार एवं अनिदेयता। उसके बाद था आपका निगम, उसके बाद था एक सेकेंड क्या है, उसके बाद आपका आयकर है, उधार एवं अनिदेयता के बाद आयकर है, उधार एवं अनिदेयता के बाद क्या है आयकर है, उसके बाद निगम कर है, फिर जीएसटी है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जो हम चार्ट अभी बताया है ना उस चार्ट को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इसी चार्ट से ये प्रश्न आपको बनेगा। तो सबसे अधिक भारत सरकार को जो पैसा आते हैं कहाँ से आए हैं, उधार एवं अनिदेयता से, उसके बाद आयकर से, ठीक है, उसके बाद निगम कर से, उसके बाद जीएसटी से, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न देखो, हाँ ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। इसमें कह रहा है कि भारत सरकार के बजट आवंटन के संदर्भ में व्यय की निम्नलिखित प्रमुख मदों पर विचार कीजिए, यानी किस पर कितना खर्च करेंगे इसका जो लक्ष्य रखा है ना उसके कह रहा है आपको घटते क्रम में सजाने के लिए। तो इसको भी बनाने से पहले हम क्या करेंगे, पहले चार्ट को देखते हैं, इसका भी चार्ट बना हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको शायद साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ये इसका ना पीपीटी इसमें सही से नहीं बनाया है,
तो ये थोड़ा सा स्टाफ की मिस्टेक है, ठीक है। चलो देखो, इसमें आपका है सबसे अधिक, ये है राज्यों राज्यों का, यहाँ साफ साफ लिखता हूँ मैं, राज्यों का करों में, राज्यों का करों में हिस्सा, ठीक है, ये सबसे अधिक है। सबसे अधिक खर्च होता है भाषा का कहाँ, देखो रुपया कहाँ जाता है, रुपया कहाँ जाता है भाई, तो ये 22% खर्च होता है सबसे अधिक कहाँ पर, तो राज्यों का करों का हिस्सा देने में ही चला जाता है 22%। उसके बाद देखिए इसमें हम, तो आपका 22%, उसके बाद हम देखें तो आपका है ब्याज भुगतान। देखो पहला सबसे अधिक रुपया खर्च होता है कहाँ पर, राज्यों के कर हिस्सा में। दूसरा आपका खर्च कहाँ होता है, तो दूसरा आपका है ब्याज भुगतान में, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न आया था। तो दूसरा सबसे खर्च ज़्यादा कहाँ करते हैं सरकार, तो ब्याज भुगतान में करता है। ब्याज भुगतान में कितना परसेंट खर्च होता है, 20%, ठीक है। ये जो है ना इस बार का बजट का डाटा है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद आपका है 17% केंद्रीय केंद्रीय क्षेत्र योजना कहाँ है, यहाँ पर देखो 17% है केंद्रीय, इसको मैं लिख देता हूँ, केंद्रीय क्षेत्र योजना, ठीक है। केंद्रीय क्षेत्र योजना ये है आपका 17%। तो ये आपका थर्ड स्थान पर है, ठीक है। ये आपका तीसरा स्थान पर है, खर्च में तीसरा स्थान पर रुपया कहाँ जाता है, 17%। उसके बाद हम बात करें इसमें देखिए तो 17% के बाद देखिए तो इसमें है आपका रक्षा पर है 11%, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ आपका है रक्षा, तो रक्षा पर आपका 11% खर्च होता है, रक्षा पर है 11%। उसके बाद हम देखिए तो, ठीक है, चलिए यहाँ तक रहने दीजिए, ठीक है, यहीं तक रहने दीजिए इसमें, क्योंकि अब जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो 4 देगा अरेंज करने के लिए या 5 देगा, तो आप यदि 4 अरेंज कर लेंगे तो 5वां ऑटोमेटिक आपका अरेंज हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा आपको याद रहेगा भी नहीं, ज़्यादा आपको याद रहेगा भी नहीं। अब चलिए हम प्रश्न को देखते हैं, जो मेरा पिछला प्रश्न था। अब देखिए प्रश्न जो था, यहाँ देखिए क्वेश्चन कर रहा था कि जो बजट आवंटित हुआ है ना उस व्यय के घटते हुए क्रम में सजाइए। तो सबसे ज्यादा खर्च कहाँ था सरकार का, राज्यों का केंद्रीय और शुल्कों में हिस्सा, ये आपका सबसे प्रथम पाएगा, ये आपका फर्स्ट में आएगा, कौन 4 आएगा, फर्स्ट में 4, इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद क्या था, उसके बाद सेकेंड था आपका ब्याज भुगतान, आप देखे होंगे सेकेंड पर सबसे अधिक खर्च कहाँ हो रहा था, ब्याज भुगतान पर। थर्ड में क्या था, थर्ड में था आपका केंद्रीय क्षेत्र की योजना, देखे होंगे केंद्रीय क्षेत्र की योजना, थर्ड पर थे केंद्रीय क्षेत्र की योजना। और आपका फोर्थ पर आ जाएगा आपका रक्षा, ठीक है, फोर्थ पर आपका आ जाएगा रक्षा, ठीक है। अब मैच कीजिए, आपका होगा 4, 4 के बाद होगा आपका 2, 4 2, 4 के बाद 2, फिर 1, फिर 3, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो देखो बजट से जितने भी अच्छे प्रश्न बन रहे थे आपको हम इस क्लास में करवाए हैं, और जितने भी 72वीं बीपीएससी के बैच के स्टूडेंट हैं उसको आपको और हम बेहतरीन तरीके से करवाएंगे। उसमें हम पूरे पहले हम डिटेल्स में बजट को चर्चा करेंगे, ठीक है। जो आपका ये केंद्रीय बजट है ना उसको हम आपको एक 72वीं बीपीएससी वाले में क्या करेंगे, पूरे बजट को अच्छे से हम डिटेल्स में देखेंगे, एक पॉइंट पॉइंट, ठीक है, पॉइंट वाइज देखेंगे उसको। उसके बाद हम उसमें भी प्रश्न इसी तरह से आपका सारा क्वेश्चन एस्टीमेट बेस्ड रहेगा, ठीक है, या इसी तरह से प्रश्न आपको रहेगा। तो 72वें बीपीएससी के लिए हम अलग से आपको बजट का क्लास करवाएंगे। फिलहाल आप इस क्लास को देखिए, ठीक है। हाँ, जितना हो सके वीडियो को आप शेयर कीजिए। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 72वें बीपीएससी के लिए करंट अफेयर मजबूत करना चाहते हैं तो आप LK क्लासेस ऐप पर आइए और वहाँ से आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। LK क्लासेस ऐप का नाम ध्यान रखिएगा, LK क्लासेस ऐप, LK क्लासेस ऐप पर आपको ये क्लास मिलेगा। और यदि आपको कोई इंक्वायरी चाहिए, ठीक है, कोई चीज़ का आपको बात करना है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ नंबर दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं अपना नंबर देता हूँ, आप इस पर कांटेक्ट कर सकती हो, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है, ये कोई बिजनेस नंबर नहीं है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका केंद्रीय बजट का क्वेश्चन, ठीक है। आपको हम अगले क्लास में कल या परसों आपको हम केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण का भी क्लास लेकर आएंगे, और जनवरी का आपको फुल मंथ का क्वेश्चन अभी रह गया है उसको भी हम जल्द लेकर आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आपको छोड़ने वाले हैं, ठीक है। ये क्लास जैसे आपका चल रहा था पहले उसी तरह से चलेगा।
हाँ 12वीं बीपीएससी का अलग से हम क्लास स्टार्ट किए हैं, उसमें थोड़ा सा लेवल अलग रहेगा, ठीक है, इसीलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।